तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 6 अप्रैल के हम लोग GS2 के न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फूड वेस्टेज की। कितना फूड वेस्ट हो रहा है पूरी दुनिया में और इंडिया में, और इसके क्या फायदे नुकसान। फायदा तो क्या ही होगा, क्या नुकसान है। इसके अलावा इंडिया और फिलीपींस के आपके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया ने फिलीपींस के क्लेम्स को सपोर्ट किया है ऑन साउथ चाइना सी। तो फिलीपींस के मैरिटाइम सॉवरेनिटी को सपोर्ट किया है यहाँ पे इंडिया ने। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लोबल फूड वेस्ट क्राइसिस की। एक्चुअली एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2020। यहाँ सबसे पहला सवाल उठता है, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो एक तो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। इसके अलावा एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रैप WRAP। ये जो रैप ऑर्गेनाइजेशन है वो UK बेस्ड है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि 2022 का डेटा है कि 2022 में करीबन 1.05 बिलियन टन्स आपका फूड जो है वो आपका वेस्ट हुआ है। तो 1.5 बिलियन टन्स का मतलब ये हुआ है कि जितना भी आपका टोटल अवेलेबल ग्रेन्स होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, उसका 1/5 आपका वेस्ट होता है। 1/5 यानी करीबन 20% तो पूरा का पूरा वेस्ट होता है। ये पूरे वर्ल्ड का आपका डेटा है। अगर पर कैपिटा का हिसाब लगाया जाए तो हर एक व्यक्ति 232 किलोग्राम वेस्ट करता है पूरे साल में। पर कैपिटा वेस्टेज ऑफ फूड इज 132 किलोग्राम्स। तो ये जो पूरा वेस्टेज है इसका सबसे बड़ा पोर्शन यानी कि करीबन 60% ऑफ दीज वेस्टेज ये आपका हाउस होल्ड वेस्टेज। हाउस होल्ड वेस्टेज यानी कि जो घर पे हम लोग वेस्टेज करते हैं खाने का, वो आपका 60% है। और 28% जो है ये वेस्टेज बाई फूड सर्विसेज। फूड सर्विसेज का आपका मतलब होता है जैसे रेस्टोरेंट चले गए, ठीक है, तो फूड के जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा 28% का वेस्टेज होता है। और आपका करीबन 12% का वेस्टेज हमें देखना पड़ता है जो फूड का रिटेल करते हैं उनके द्वारा ये वेस्टेज होता है। तो करीबन 132 kg पर कैपिटा वेस्टेज होता है आपका फूड थ्रू आउट द वर्ल्ड। बात करी हमने वर्ल्ड की, अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीबन 190 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आपके अंडर नरिश। और इसके बावजूद भी इंडिया का जो फूड वेस्टेज है, जैसे वर्ल्ड का करीबन 20% के आसपास है, 1/5, तो इंडिया में फूड वेस्टेज करीबन 40% आपका जो प्रोडक्शन होता है वो आपका वेस्ट में चला जाता है। तो इंडिया का तो प्रॉब्लम है फूड वेस्टेज का, वो तो ग्लोबल से भी ज्यादा प्रॉब्लम आप हम देख सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फूड अगर वेस्ट होता है तो ये जाता कहाँ है और क्यों वेस्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्यों वेस्ट होता है। तो सबसे पहला जो फूड सिस्टम इंडिया में, जो फूड सिस्टम है आपका, फूड सिस्टम इन इंडिया, उसकी वजह से काफी ज्यादा वेस्टेज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फूड का जो सप्लाई चेन है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में आपका फूड का काफी लॉस होता है। इसके अलावा इंडिया में भी आपका हाउस होल्ड वेस्टेज काफी ज्यादा है। हाउस होल्ड वेस्टेज ज्यादा है। और अगर ये कैलकुलेट किया जाए, देखिए आपके ग्लोबल के हिसाब से ये तो कम है। पर कैपिटा वेस्टेज जो है दैट इज 50 kg पर पर्सन पर ईयर। एक साल में हर व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति 50 किलो आपका फूड का वेस्टेज करता है, जो कि आपका ग्लोबल एवरेज आपका 132 है। तो अब ये जो फूड सारा जो भी आपका होता है, ये फूड जाता कहाँ है वेस्ट होने के बाद इनको लैंडफिल्स में भर दिया जाता है। लैंडफिल्स में जाता है ये, और लैंडफिल्स में ये जो वेस्टेज फूड है ये आपका सड़ता है और आपका मीथेन प्रोड्यूस करता है। मीथेन आपका एक ग्रीन हाउस गैस है और जिसके वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट। तो ये तो हमने बात करी प्रॉब्लम्स की। अब कुछ सोल्यूशंस की बात करते हैं। क्या क्या हम लोग सोल्यूशंस कर सकते हैं इन फूड वेस्टेज को बचाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन बताया गया है वो बताया गया है आपको डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अब ये डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का क्या मतलब है? देयर इज अ नीड फॉर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हमें ट्रैक करना पड़ेगा फूड वेस्टेज का। ट्रैक फूड वेस्टेज, कितना जो आपका फूड वेस्ट हो रहा है इसको ट्रैक करने की जरूरत है। ट्रैक फूड वेस्टेज, ठीक है। हमने चलिए फूड वेस्टेज को हमने ट्रैक करना चालू किया, तो कितने कंट्रीज कर रहे हैं ये मतलब फूड वेस्टेज का ट्रैक? तो केवल आपके 4 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये ट्रैक किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, आपका US, UK और आपका जापान। इन कंट्रीज के अलावा यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज ये ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है। और ये ट्रैक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 को अगर हम लोग याद करें, दैट इज एंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखिए यहाँ पे बात करिए हमने एंश्योर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। इसी एसडीजी का 12.3 तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो बोलता है रिड्यूस फूड वेस्टेज। तो रिड्यूस फूड वेस्टेज आपका कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो याद करेंगे 12.3, ठीक है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसके ऊपर वो ये है कि हमें निग्लेक्ट नहीं करना है रिच कंट्रीज को। कहना कि ये जो फूड वेस्टेज है पुअर रिच कंट्री का प्रॉब्लम है, ठीक है। रिच कंट्री का प्रॉब्लम है, पुअर कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पुअर कंट्री में तो वैसे ही खाना कम है, जिनके पास ज्यादा है वो वेस्ट करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं हाई इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज और आपका लोअर मिडिल। तो हाई अपर मिडिल और लोअर मिडिल में आपका जो फूड वेस्टेज का जो डेटा है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप केवल आप कह सकते हैं 7 kg पर पर्सन पर एनम का ही डिफरेंस है। मतलब इसमें डिफरेंस केवल 7 kg पर पर्सन पर एनम का ही डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। मतलब काफी कम डिफरेंस है दोनों में, इन सब में, ठीक है। तो लगभग हम लोग मान सकते हैं कि सेम है। तो केवल रिच कंट्री होने से आप वेस्टेज ज्यादा करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज देखा गया है, जो हॉटर कंट्रीज है, जो आपके हॉटर कंट्रीज है, उन कंट्रीज में आपका फूड वेस्टेज ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि ये जो गर्म कंट्रीज है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की समस्या है। तो ठंडे कंट्री में तो हम जानते हैं जब गर्मी ज्यादा होती है तो फूड जल्दी खराब होता है। तो हॉट कंट्रीज में आपको फ्रेश फूड खाना जरूरी है। आप बासी फूड खा नहीं सकते क्योंकि बासी फूड जल्दी खराब हो जाएगा। और कोल्ड स्टोरेज की, क्योंकि भाई गरम एरिया है तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज ज्यादा नहीं है, ठीक है। और मतलब आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि खाना जल्दी खराब हो जाता है, तो लोग फ्रेश जो खाना है वो कंज्यूम करते हैं, जो फ्रेश नहीं रहता वो आपका फेंक दिया जाता है। तो इसलिए हॉटर कंट्रीज, जो गर्म कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज में आप फूड वेस्टेज ज्यादा देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन में आप देखिए हॉट कंट्रीज में आपका कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने की भी आवश्यकता यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, हम जानते हैं कि जो फूड स्टोरेज आपका फूड वेस्टेज से आपका क्लाइमेट चेंज का एक लिंक है। क्या आप सोच सकते हैं क्लाइमेट चेंज का क्या लिंक हो सकता है? तो देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पे हमने देखा फूड जो हम लोग बनाते हैं, फूड जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उसके लिए तो लैंड चाहिए। तो कई बार आपका ऐसा होता है जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके हम लोग कल्टीवेशन लैंड बनाते हैं, कल्टीवेबल लैंड हम लोग बनाया। तो जब हमने फॉरेस्ट काटा, फॉरेस्ट में काफी बायोडाइवर्सिटी होती है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया कि नहीं। और कल्टीवेशन लैंड में आपका केवल एक ही प्लांट ग्रो हो रहा है, वन प्लांट, तो बायोडाइवर्सिटी आपका डिक्लाइन हो गया ना। और जब फॉरेस्ट था तो एक से ज्यादा स्पीशीज वहां पे ग्रो कर रहे थे। तो जब फॉरेस्ट काट के हमने लैंड बनाया, कल्टीवेटिंग लैंड, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। अब उस लैंड से जो पैदा हो रहा है फूड, उसका तो आप वेस्टेज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, इसकी जरूरत नहीं थी ना। तो कम फॉरेस्ट काटे जाएंगे अगर आप मतलब फूड का वेस्टेज नहीं करेंगे तो। इसके अलावा जो हमने फूड ग्रो किया, उसको ग्रो करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, आपके प्रोड्यूस करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना होगा। वही ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ट्रक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये सब काम करने के लिए और हैंडलिंग करने के लिए मशीन है आपके, इसमें भी तो आपका फ्यूल का यूज हो रहा है। तो बेसिकली प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में और हैंडलिंग में आपका काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिलता है। और जो फॉरेस्ट काटने पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है वो तो अलग से है। तो ये सारा जो है आपके क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट करता है। यहां तक कि देखा गया फूड वेस्टेज के कारण करीबन 5 गुना मोर देन एविएशन इंडस्ट्री यानी कि हवाई जहाज जब चलाते हैं उनके फ्यूल काफी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो एविएशन इंडस्ट्री काफी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन जो फूड वेस्टेज के कारण आपका एविएशन इंडस्ट्री से भी ज्यादा आपका क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि फूड चेन का आपका लिंक है क्लाइमेट चेंज पे। तो फिर देखिए क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। ये जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, फूड की वेस्टेज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं। जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर हर कंट्री आपका एनडीसी देती है ना, एनडीसी का मतलब हमको पता है, दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो जो एनडीसी है, तो एनडीसी क्या बताती है? एनडीसी बताती है कि कंट्री कौन से मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। तो देखा गया है कि सारे कंट्रीज में केवल 21 कंट्रीज ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने एनडीसी में बात की है फूड वेस्टेज को कम करने की। तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज चाहिए कि वो अपने एनडीसी में फूड वेस्टेज को इंक्लूड करें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है।
चौथा पॉइंट हम लोग बात करते अर्बन और रूरल। अर्बन एरिया में ज्यादा फूड वेस्टेज है कि आपके रूरल एरिया में? तो इसका जवाब है कि भाई अर्बन एरिया में फूड वेस्टेज ज्यादा होता है, रूरल एरिया में फूड वेस्टेज कम होता है, क्योंकि फूड के जो स्क्रैप्स हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं। हम उन जो जैसे हमारे पेट्स हैं, अपने पेट्स को आप खिला सकते हैं। इसके अलावा गाय, भैंस, बैल ये सब गाँव में ज्यादा देखने को मिलेगा, तो लाइव स्टॉक बोलते हैं ना, जो लाइव स्टॉक को खिला दिया जाता है एक्स्ट्रा खाना, और जो बच जाता है आपका वो कंपोस्टिंग के काम आता है, कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब कंपोस्टिंग, लाइव स्टॉक्स, पेट्स, ये सब गांव में आपको ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए फूड वेस्टेज आपका कम हो जाता है। अर्बन में ऐसा नहीं होता, तो अर्बन में हम लोग देखते हैं फूड का वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा होता है। तो ये सब सोल्यूशंस हम लोग तो हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग का आइडिया अच्छा है, और लाइव स्टॉक और पेट्स इन सबको अगर हम लोग दे दें तो भी इसका नुकसान नहीं होगा। तो ये सब चीजें हम लोग सोल्यूशंस अगर हम करें तो फूड वेस्टेज को हम लोग कम कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमारी बात होगी। गवर्नमेंट क्या कोई स्टेप्स ले रही है? गवर्नमेंट को भी तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। पहली बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इस स्कीम में गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि आपका ड्यूरिंग हार्वेस्ट, आपका हार्वेस्ट के दौरान फूड वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाए। देखिए, हार्वेस्ट के टाइम पे फूड वेस्टेज को कम करें। उसके बाद दूसरा स्कीम जो है दैट इज नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बात की जा रही है आपका कोल्ड स्टोरेज बनाने की। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जाए। देखिए, प्री हार्वेस्ट, ड्यूरिंग हार्वेस्ट लॉस को कम कर रहा है किसान संपदा योजना, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने का काम कर रहा है नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो क्या बात चल रही है? तो इसमें बात चल रही है कि भाई कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए। फिर बात कर रहे हैं जो फूड है, फूड की प्रोसेसिंग होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोसेसिंग, ताकि फूड का प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके। ठीक है, प्रोसेस करके क्या कर रहे हैं, फूड का हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना, तो वैल्यू एडिशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा आपका मार्केट के साथ लिंक, जो भी किसान आपका पैदावार कर रहा है, डायरेक्टली मार्केट को उसके मार्केट के साथ उसका लिंक बैठाना चाहिए। तो ऐसे मार्केट के साथ लिंकेज होंगे तो फूड वेस्टेज नहीं होगा, जो फूड पैदा हो रहा है तुरंत बिक जाएगा। तो ऐसे करने से भी आपका फूड जो आपका वेस्टेज है वो कम होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है दैट इज स्मार्ट पीडी। देखिए, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी। स्कीम्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये स्मार्ट पीडीएस, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी वेस्टेज कम करना इस मिशन का मेन एम। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ये काम फुलफिल करते हैं। देखिए, इंडिया फिलीपींस रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो फिलीपींस का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, मैनीला है। ठीक है, और फिलीपींस का आपका झगड़ा चल रहा है किसके साथ? आप चाइना के साथ। आपका साउथ चाइना सी का के एरिया को लेकर ये झगड़ा चल रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं चाइना की पॉलिसी काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो अभी ये एग्रेशन चाइना इंडिया के साथ भी दिखाता है। जब आपका हमने देखा अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना का आपका वर्बल एक्सचेंज होता है ओवर अरुणाचल प्रदेश। चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है और इसके ऊपर आपका वर्बल एक्सचेंजेस चलते हैं इंडिया चाइना के बीच में। तो अभी क्योंकि आपका चाइना काफी एग्रेसिव हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया इससे बचने के लिए अपने दोस्त बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे फिलीपींस और चाइना का जो विवाद है साउथ चाइना सी को लेकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये कहा कि इंडिया पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करती है फिलीपींस को, और भी कहा कि भाई फिलीपींस का साउथ चाइना सी के कुछ एरियाज पर अपना सॉवरेन आपका इसका अधिकार है, इसका सॉवरेन राइट। फिलीपींस के सॉवरेनिटी की बात की, तो फिलीपींस के सॉवरेनिटी को भारत सपोर्ट करता है, और भारत ने बात की कि इंडिया और फिलीपींस का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ाया जाए। अब जब ऐसी बात इंडिया ने कही तो ऑब्वियसली चाइना को तो मिर्ची लगेगी। तो चाइना ने यहाँ बताया है कि जो भी आपके मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं वो चाइना और दूसरे कंट्रीज का इंटरनल मैटर, और इसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली भाई चाइना तो ऐसा कहेगा ही। ठीक है, चाइना अगर इंडिया के साथ दादागिरी कर रहा है तो इंडिया भी ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ दूसरे कंट्रीज के साथ दोस्ती बढ़ाएगी। फिलीपींस के साथ दोस्ती बढ़ाने की बात हुई है। इसके अलावा वियतनाम के साथ भी टाइज को इम्प्रूव करने की बात। अब चाइना की दोस्ती वियतनाम के साथ भी नहीं है, वियतनाम के साथ भी चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, तो वियतनाम के साथ इंडिया के टाइज को इंक्रीज करने की भी बात हुई है। ठीक है, और जिसमें आपका
वियतनाम का आपका नेवल और एयर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया हेल्प करेगी। तो नेवल और एयर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की बात हो रही है। इसके अलावा आपका और भी किसी तरीके से टाइज वियतनाम के साथ बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने बात करी फिलीपींस और वियतनाम की, और एक और अब स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखिए, चाइना जो है आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? तो इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी। तो भाई चाइना और इंडिया के बीच में चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया का डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी। अब ये क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? बेसिकली आपके नेवल बेसेस बना रहे हैं, आपके थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके नेवल बेसेस बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया जो नेवल बेसेस बना रहा है उसको कहेंगे हम लोग डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी। तो देखेंगे कहाँ का नेवल बेस इंडिया बना रहा है। तो ये देखिए हमारे ये चाइना का आपका स्ट्रिंग ऑफ, तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान का ग्वादर है, उसके बाद देखिए मालदीव्स में बेस बनाया है, श्रीलंका के हम्बन टोटा में बेस बनाया है। तो इंडिया को हर तरफ से सराउंड करने की कोशिश है। इसके बाद बांग्लादेश के चितगोंग में, म्यांमार के कयाकप्यू जो भी प्रोनाउंसिएशन है, तो ये देखिए कई सारे नेवल बेसेस आपके बनाता चला जा रहा है। ये सब आपके पर्ल्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ठीक है, इनके बेसेस हैं, हर जगह बना रहा है, हांगकांग में बनाया है। ठीक है, अब इसका जवाब, अच्छा यहाँ से देखिए ये आपका ऑयल भी यहाँ से आ रहा है। देखिए ऑयल यहाँ से आता है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू फिर आपका चाइना पे पहुंचता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कंट्रोल करेगा वो चाइना का ये जो ऑयल जहां से आ रहा है ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंडिया का जो काउंटर है आपके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का, वो कैसे किया है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायमंड नेकलेस बना रहा है इंडिया की जो नेवल बेसेस है वो है डायमंड नेकलेस। तो ये देखिए डायमंड्स है, तो चाइना के पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया के डायमंड्स। तो ये देखिए चांगी पोर्ट आपका सिंगापुर में बनाया गया है। इसके बाद ये देखिए सबांग पोर्ट आपका 2018 में बनाया गया था। 2018 में बात, सबांग पोर्ट आपका बेसिकली इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया ने आपका 2018 में कहा कि इंडिया भी यहाँ पे नेवल बेस बना सकता है 2018 में। ठीक है, तो देखिए सबांग पोर्ट, अब ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ मलक्का का, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है ना। तो यहाँ पे सबांग पोर्ट बना दिया, तो गल्फ ऑफ मलक्का के पास है। चांगी पोर्ट भी आपका गल्फ ऑफ मलक्का के पास। और इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार का भी डेवलपमेंट हो रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी आपके मिलिट्री बेसेस बन रहे हैं इंडिया। तो ये अंडमान निकोबार और सबांग पोर्ट के प्रेजेंस की वजह से ये जो आपका गल्फ ऑफ मलक्का है, गल्फ ऑफ मलक्का एक प्रकार का चोक पॉइंट है। इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो हम लोग चाइना का जो ऑयल का सप्लाई है वो कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का जो ऑयल है ये आपका पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से आपका इंडिया का ऑयल आता है। तो पर्शियन गल्फ के पास आपका डुकम और चाबहार पोर्ट बनाया गया है ईरान का। ठीक है, ईरान में। ठीक है, ताकि हमारा जो ये जो ऑयल का सप्लाई है यहाँ से पर्शियन गल्फ से, इसको रोका ना जा सके। क्योंकि चाइना यहाँ पे 2 पोर्ट बना चुका है। आपका ग्वादर बनाया है पाकिस्तान में, देखिए यहाँ पे कहीं ग्वादर है, और यहाँ पे जिबूटी में भी आपका बेस। तो ये तो ग्वादर और जिबूटी में जो चाइना का बेस है उसको काउंटर करने के लिए चाबहार में और डुकम ओमान में आपका इंडिया ने पोर्ट बनाया है। इसके अलावा सीशेल्स, इंडियन ओशन पे अगर हमें पावर बनाना है तो इंडियन ओशन के आइलैंड्स में भी इंडिया के नेवल बेसेस होने चाहिए, जो कि एजम्पशन जो कि आपका सीशेल्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इंडिया ने अपना नेवल बेस बनाया हुआ है। कब बनाया है? 2015 में बनाया है, 2015 में बनाया है। जो डुकम पोर्ट है, आई होप प्रोनाउंस में सही कर रहा हूँ, 2018 में बनाया है डुकम पोर्ट, और सबांग पोर्ट भी आपका 2018 में तो यहाँ पे इंडिया का नेवल बेस बना है। और चाबहार पोर्ट का भी डेट याद रख सकते हैं, दैट 2016 में चाबहार पोर्ट में परमिशन मिला है इंडिया को। तो 2016 से कहानी चालू हुई है। 2015 में सीशेल्स में, 2016 में ईरान में, 18 में आपका ओमान और आपका सबांग पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया। फिर देखिए सिंगापुर में भी हुआ है, वियतनाम में भी नेवल बेसेस बनाने की बात है, जापान में भी नेवल बेस बनाने की बात है, और इंडिया का आपका मिलिट्री बेस मंगोलिया में भी होगा। तो ये एक प्रकार के चाइना को एनसर्कल करना है, और चाइना का ऑयल रोकने की कैपेसिटी है। और चाइना जो हमारे साथ चल रहा था कि इंडिया का ऑयल रोक सकता था आपका, क्योंकि ग्वादर और जिबूटी में भी इसका नेवल बेसेस है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भाई ओमान में और आपका ईरान में अपने नेवल बेसेस बना लिए। यहाँ पे एक और बात देखेंगे, यहाँ पे है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कनेक्ट करता है आप हमारे नॉर्थ ईस्ट को। तो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का एक ही जरिया है सिलीगुड़ी पोर्ट। तो एक आपका ऑल्टरनेट रूट डेवलप किया जा रहा है,
ऑल्टरनेट रूट कहाँ से डेवलप किया जा रहा है? आपका तो इंडिया एक पोर्ट बना रहा है आपका म्यांमार में एक पोर्ट बना रहा है जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। सी रूट से आप चले गए आपका पोर्ट में, इसका नाम है सितवे पोर्ट। म्यांमार के सितवे पोर्ट से फिर आपका रोड रूट से आप पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने का ऑल्टरनेट रूट भी तलाशा गया है आपका थ्रू सितवे पोर्ट। देखिए सीशेल्स में एजम्पशन आइलैंड में हमने देखा प्रेजेंस है इंडिया का। मॉरिशियस में अगलेया और सीशेल्स का एजम्पशन, इसमें भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप कर रहा है। देखिए बात कर रहे हैं एमओयू भी साइन किया गया है सीशेल्स के साथ और मॉरिशियस के साथ इंडिया ने, और ये एमओयू साइन हुआ है फॉर सर्वेलेंस ऑफ इंडियन ओशन, एमओयू ऑन सर्वेलेंस ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। ऑब्वियसली हमने सीशेल्स के और मॉरिशियस के जो पोर्ट्स हैं उसके बारे में भी बात की, एजम्पशन आइलैंड सीशेल्स का और अगलेया आइलैंड मॉरिशस। इसके अलावा श्रीलंका में त्रिंकोमाले पोर्ट भी इंडिया डेवलप कर रहा है। जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को मिल गया है, और इसी तरीके से श्रीलंका में त्रिंकोमाले पोर्ट ये आपका इंडिया ने डेवलप कर रहा है। इसके अलावा देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड का भी निर्माण किया गया है। क्वाड आपका अलायंस है किसकी? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया ये मिलके एक नेवल फोर्स बना रहे हैं जो कि चाइना को अपोज करने के लिए आपका बना है ये अलायंस। तो इसी के साथ ये GS2 का आज के जो 2 हमारे न्यूज आइटम थे वो यहाँ पे ही फिनिश होते हैं।